नमस्कार, आप सभी को बात शिक्षा अकादमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता या कांग्रेस अधिवेशन भी इसे हम लोग कहते हैं। तो अभी हम लोग कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन है क्या, इसकी पूरी प्रारूप को समझेंगे और ये अधिवेशन होने के पीछे इसकी पृष्ठभूमि क्या थी इसको भी जानेंगे। और इसलिए आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है अभी हमें। तो आते हैं हम लोग लखनऊ समझौता पर। लखनऊ समझौता है क्या, इसको जानने का प्रयास करते हैं। लखनऊ समझौता की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं कि लखनऊ समझौता की पृष्ठभूमि है क्या। घटना चलती है 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन कराने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन कराई और बंगाल दो गुटों में बंट गया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन की ये नीति ही थी, फूट डालो और शासन करो। कहीं ना कहीं बंगाल दो गुटों में बंटने से भारत में आतंकवादी गतिविधियां और कह सकते कि दंगे फसाद तेज गति से होने लगे। सिर्फ बंगाल के विभाजन ने सिर्फ बंगाल की दशा को नष्ट नहीं किया, बल्कि बंगाल विभाजन ने पूरे भारत की स्थिति को बदल दिया। जहां बंगाल में हिंदू मुस्लिम में हिंसा थी, वो पूरे भारत में तेज गति से क्या होने लगी, फैलने लगी। इस समय बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने बंगाल में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए और ब्रिटिश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उस समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या किया, उन्होंने शुरू किया। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन पूरे भारत में हो, इस तर्ज पर कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। इस मत पर कांग्रेस में भी क्या हो गया, फूट डल गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बंट गया, एक गरम दल और एक नरम दल, एक उग्रवादी और दूसरे उदारवादी। जब दो गुटों में कांग्रेस बढ़ गई, दो मत हो चुकी थी, वैसी स्थिति में अंग्रेजी सत्ता को भारत में शासन करने के लिए और ज़्यादा सुविधा प्रदान होने लगा। अब उसी समय बंगाल जब दो गुटों में बटा था, तो बंगाल में एक हिस्सा जो था वो पश्चिमी बंगाल था और दूसरा हिस्सा पूर्वी बंगाल था। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। बंगाल विभाजन से यदि कोई पक्ष खुश था तो वो मुस्लिम पक्ष थे, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि उनका विकास हो, वो हिंदुओं से विकास हो, इसलिए वो ज़्यादा खुश थे। इसलिए मुसलमानों के लीडर थे, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित चाहने के लिए वो एक दल की स्थापना करते हैं, मुस्लिम लीग का गठन करते 1906 ईस्वी में तृतीय आगा खां के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग का गठन इसलिए किया गया था ताकि मुसलमान जो भारत में अल्पसंख्यक में थे, जो उनकी स्थिति खराब थी, उनकी स्थितियों को सुधारा जा सके और उनकी भी मांगे सरकार तक पहुंचाई जा सके। इसलिए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद उस समय भारत के जो वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अपनी विचारधारा मिंटो जी के सामने प्रस्तुत करने जाती है और लॉर्ड मिंटो को अपनी सारी समस्या बताती है। कहती है कि हमारी भारत में अल्पसंख्यक स्थिति है और कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों को खुश करना चाहते थे। वो उग्रवादी कांग्रेसियों को दूर करना चाहते थे उदारवादी कांग्रेसियों से। वो कहीं ना कहीं उदारवादियों का समर्थन करते थे, दूसरी तरफ मुसलमानों का भी वो क्या करते थे, पक्ष पकड़ते थे और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे। इस आशा से मुस्लिम लीग भी अपनी विचारधारा लॉर्ड मिंटो के सामने प्रस्तुत करने जाती है और कहती है कि मुझे भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी जाए, ठीक, ताकि हमारी संख्या भी वायसराय कार्यकारिणी परिषद में जा सके। उनकी मांग थी, पहली मांग यह थी कि उन्हें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। पृथक निर्वाचन क्या होता था कि जैसे एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में यदि 100 मुस्लिम हैं, तो जैसे किसी क्षेत्र में 100 लोग हैं, इस 100 लोगों में
70 लोग मुस्लिम हैं और 30 लोग अन्य धर्म के हैं। तो पृथक निर्वाचन में ये 70 लोग ही, इसी 70 लोग में से क्या होंगे, एक व्यक्ति या जो भी दल होगा वो क्या होगा, चुनाव प्रणाली में या चुनाव के लिए खड़ा होगा। और दूसरी बात, उसको चुनने का, उन्हें वोट देने का अधिकार ही इन 70 व्यक्तियों को होगा। कह सकते थे मुसलमानों की किसी क्षेत्र में यदि 100 लोग रहते हैं, उसमें यदि मुसलमानों की संख्या 70 है, मान लीजिए 70 है, तो चुनाव में उठने का अधिकार भी मुसलमानों का रहे और वोट देने का अधिकार भी मुसलमानों का हो। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो कहीं ना कहीं मिंटो साहब से पृथक निर्वाचन प्रणाली मांगने गए थे और कहीं ना कहीं उन्हें लाभ भी मिला। दूसरी मांग उन्होंने यह रखा था कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीय हो, जिसमें से एक हिंदू हो और एक मुस्लिम भी होनी चाहिए। अब इस मांग को, 2 मांगों को लेकर वो गए थे और बहुत सारी मांगे थी, लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार उनकी मांग एक ही सी पूरा करते हैं और एक मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेज और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। इसकी और कुछ प्रमुख कारण यह थी कि 1910 के बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां। 1910 के बाद क्या हुआ कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल के विभाजन रद्द करने से, जैसे आपको मालूम है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस बंगाल के विभाजन में जो अधिक खुश थे वो मुस्लिम थे। अब क्या हुआ कि जैसे बंगाल का विभाजन रद्द हुआ तो कहीं ना कहीं मुस्लिम असंतुष्ट हो गए और जो सरकार थी वो तो राजनीति यही चाहती थी, वो कहीं ना कहीं किसी एक दल को पक्ष में लेकर, जैसे कांग्रेस में उदारवादियों को अपने पक्ष में रखती थी और उग्रवादियों पर तंज कसती थी, ठीक उसी प्रकार धर्म को लेकर भी उन्होंने क्या किया, फूट डाला, जिस पर उन्होंने मुसलमानों को पक्ष में रखा और कहीं ना कहीं भारतीयों पर, हिंदुओं पर कटाक्ष उत्पन्न किए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यहां पर 1911 में जैसे ही बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो मुसलमान भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार से दूर होने लगे। दूसरी सबसे प्रमुख कारण यह थी कि मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं का आगमन हो चुका था। राष्ट्रवादी मुस्लिम क्या होते हैं, वैसे मुसलमान जिनके लिए सबसे पहले राष्ट्रवाद चाहिए, सबसे पहले देश जरूरी है, बाद में उनका धर्म। तो ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का मुस्लिम लीग में क्या हुआ, आगमन हुआ। और जैसे ही राष्ट्रवादी क्रांतिकारी मुस्लिम लीग में आए तो उन्होंने अंग्रेजों के इस फूट डालो और शासन करो नीति का घोर विरोध किए, घोर निंदा किए और कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों से दूर होने लगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, जो 1918 तक चलता है। इस प्रथम विश्व युद्ध में दो पावरों के बीच लड़ाई हो रही थी। एक था एलिट पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। एलिट पावर में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए आते थे, वहीं सेंट्रल पावर में जर्मनी, हंगरी, तुर्की और बहुत सारे देश आते थे। यहां पर ब्रिटेन, जिसका उपनिवेश भारत था, तो ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था और कहीं ना कहीं भारत पर उस समय यदि किसी का शासन व्यवस्था था तो वो ब्रिटेन का था। और ब्रिटेन की जो लड़ाई थी वो किसके साथ थी, तो वो तुर्कियों के साथ थी। और तुर्की में जो आध्यात्मिक लीडर होते हैं उनको खलीफा कहा जाता था, जिसको सब देश में मुसलमान क्या करते थे, मानते थे। अब भारत के मुसलमान भी कहीं ना कहीं उन खलीफाओं को मानते थे। अब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और तुर्कियों के बीच क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। अब ऐसी स्थिति में भारतीय मुसलमानों ने कहीं ना कहीं ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब भारतीय मुसलमानों को ऐसा लगा कि ब्रिटिश सरकार के साथ रहकर हमें किसी प्रकार की कोई फायदा हो ही नहीं रहा। तो वैसे स्थिति में जब मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी मुसलमानों का उदय हुआ, जैसे ही राष्ट्रवादी मुसलमान आए तो वैसे ही अपने देश की आज़ादी को लेकर और एकजुटता के साथ काम करने को लेकर सोचने लगे कि अब हमें दूर ना जाकर भारत में हिंदू मुस्लिम की एकता पर बात की जाए और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए
1916 में दिसंबर के महीने में क्या होता है कि कांग्रेस का दिसंबर के महीने में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। तो वार्षिक अधिवेशन ये लखनऊ में होता है। इस अधिवेशन का मुस्लिम लीग से जो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। और इन दोनों के बीच क्या होता है, लखनऊ में ही समझौता होती है। कहते हैं कि भाई हमको देश की आज़ादी चाहिए तो बंटवारे को लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए और तभी हमें क्या होगी, आगे चलकर बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग अंग्रेजों के साथ रहकर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो वो अब यह चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग जो कांग्रेस से दूर हो चुकी थी, जो मुस्लिम लीग हिंदुओं से बढ़ चुकी थी, वो एक साथ मिलकर क्या करे, देश की आज़ादी की ओर सोचना शुरू करे। तो यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या होता है, बैठक होती है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन को हम लोग लखनऊ समझौता कहते हैं। इसी लखनऊ समझौता में दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली बातें क्या हुआ, इस समझौता में पहली बात यह हुआ कि जिस सूरत विभाजन में करण अर्जुन अलग हो गए थे, अर्थात कह सकते हैं कि जिस विभाजन में कांग्रेस के दो दल अर्थात उग्रवादी और उदारवादी अलग हो चुके थे, इसी लखनऊ समझौता में उग्रवादियों और उदारवादियों और उग्रवादियों राष्ट्रवादियों का क्या होता है, मिलन होता है। उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादियों का क्या होता है, इसी समझौता इसी अधिवेशन के तहत मिलन होता है। और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनका होता है, तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी की होती है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो मिलकर क्या किए थे, उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादियों का मिलन करवाए थे। तो पहला चीज लाहौर समझौता में क्या हुआ कि उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादियों का क्या हुआ, मिलन हुआ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जो कांग्रेस बढ़ चुकी थी, भारत में जो विभाजन हो चुका था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, अब कहीं ना कहीं वो दूरियां समाप्त हो रही थी। इस समझौता के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। और इस समय जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे वो अंबिका चरण मजूमदार जो थे और मुस्लिम लीग की जो अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना का। सरोजनी नायडू मोहम्मद अली जिन्ना को भारतीय एकता का प्रतीक मानती हैं, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानती हैं। और यही मोहम्मद अली जिन्ना 1937 के बाद जिन्न बन जाता है। कहने का तात्पर्य 1937 के बाद यही मोहम्मद अली जिन्ना भारत और पाकिस्तान अर्थात दो राष्ट्र की मांग करना शुरू कर देता है। तो अंग्रेजों के साथ मुस्लिम लीग की दूरियां बढ़ने लगी। अब मुस्लिम लीग को यह महसूस होने लगा कि भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। और यही चीज लखनऊ समझौता में होता है। लखनऊ समझौता अर्थात जिसे हम लोग दिसंबर 1916 में कांग्रेस अधिवेशन भी कहते हैं, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो 31वां वार्षिक अधिवेशन था जो लखनऊ में हुआ। और इसी लखनऊ के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया, लखनऊ समझौता पड़ा। और इस समझौता के कांग्रेस अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार जी थे और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। दोनों के बीच क्या हो जाती है, समझौता होता है। और क्या निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के बीच दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जो उग्रवादी और उदारवादी कांग्रेस बढ़ चुके थे वो कहीं ना कहीं इस अधिवेशन के बाद दोनों संयुक्त हो जाते हैं। तो भारतीय राजनीति में लखनऊ समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र हो जाती है और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू हो जाता। अब अंग्रेजों के पास कोई बहाना नहीं रह गया भारतीयों के सुधार कार्यों को करने के लिए। जहां वो पहले मुस्लिम लीग का पक्ष लेती थी, जहां वो पहले उदारवादी कांग्रेसियों का पक्ष लेती थी, अब भारत में सब एक साथ मिल चुके थे। अब अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने की स्थिति आ चुकी थी। अब अंग्रेजों को भारत से दूर भेजने
समझने की स्थिति आ चुकी थी। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत में एकता, अखंडता और भारत की राष्ट्रीयता दिन प्रतिदिन पनपती जा रही है, और ये कहीं ना कहीं वो जान चुके थे। अब इसके लिए इसलिए ही वो अब किसी का पक्ष नहीं पकड़ते हैं और सुधार कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए इसके बाद ही वो 1919 का अधिनियम लाते हैं, जो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। और यह अधिवेशन लखनऊ समझौता भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनती है, क्योंकि इसी समझौता में पहला बात यह हुआ कि जो कांग्रेस बटा था वो कांग्रेस एकजुट हो जाता है, और दूसरी बात यह हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा, यदि आपको यह वीडियो समझ में आया, सच में समझ में आया, और तो जो भी दिक्कत यदि हुई तो आप कमेंट में लिखिएगा। और दूसरी चीज़, यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया या अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।